Good afternoon, Lokesh sir. And Good afternoon. first of all, thanks a lot for accepting my invitation to come onto this platform to have a discussion and to give your understanding. You have been, you have been involved in the study of John Sar Bauer for past many years, I guess. And you Yes. have recently, your very good book was also into the market until the kingdom comes, till kingdom comes. And on Mahasu is a, I must say that John Sar Bauer revolve ही महासू के अराउंड करता है. बिल्कुल बिल्कुल जी. So, sir, this interview is regarding my PhD topic, which is destination branding as a tool for the economic upliftment of John Sar Bauer. Right. So, उस पर्सपेक्टिव में सर, बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ स्टडीज इन फील्ड ऑफ जॉन सार बावर, मैं एक ऐसे इंसान को जिसने बहुत अच्छा स्टडी करा हो जॉन सार बावर को, बट ही इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ जॉन सार बावर. तो इस पर्सपेक्टिव से मैं आपके विचार जानना चाहता था सर, इस फील्ड में जॉन सार बावर में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हम किन किन एरियाज में काम कर सकते हैं. यू आई हैव सीन यू हैव वर्कड इन द फील्ड ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ जॉन सार बावर, इन द कल्चर ऑफ जॉन सार बावर, इन फूड ऑल्सो. बहुत सारी आपने फील्ड देखी है, बहुत सारी फील्ड में आप काम भी कर रहे हैं. तो सर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा जॉन सार बावर के लिए. हाँ, जॉन सार बावर में बहुत ही सुंदर लोकेशंस हैं, बहुत ही अनटच्ड लोकेशंस हैं, जो कि बहुत रेयरली मिलती हैं. आजकल हिमालयाज मुझे लगता है कि ओवर एक्सपोज हो चुका है, ओवर बर्डनड हो चुका है. जैसे अगर आप लद्दाख की बात करें या आप स्पीति वैली की बात करें, तो इतने लोग वहाँ जा रहे हैं और इतनी एक्सपीडिशंस वहाँ जा रही हैं कि वो एरियाज़ मतलब एक्सपीरियंस के नाम पे बहुत कुछ नहीं दे सकते लोगों को. तो जॉन सार बावर एक ऐसा एरिया है जिसमें अनटच्ड ब्यूटी है और अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है. बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ शायद आज तक कोई गया ही ना हो, तो वैसी भी जगह हैं. और वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ की फूड, वहाँ का फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हर चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक है और एक्सप्लोर करने लायक है. और जो भी विजिटर वहाँ जाएगा उसको एक नया एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा, जो कि उससे और कहीं नहीं मिल सकता. जी थैंक्स लॉट सर. सर इसको आगे ले जाते हुए आपने किताब भी लिखी है और स्पेशली महासू के ऊपर, महासू चालदा के ऊपर, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जॉन सार बावर के कल्चर का. सर उसके बारे में, बुक के बारे में और महासू के बारे में, महासू से रिलेटेड कल्चर के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, तो मैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ और मेरा काम है सोसाइटीज़ को स्टडी करना और सोसाइटीज़ में लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसके बारे में लिखना और उसको साइंटिफिकली देखना. मतलब एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है जिसको वेस्ट में तो हर जगह एक साइंस के रूप में ही लिया जाता है. तो ये मैंने जो प्रोजेक्ट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग की साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, जो कि जर्मनी में है, उनके लिए किया और उनके साथ उनके एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ इस काम को मैंने किया. तो महासू देवता एक जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में बोलते हैं कि एक नॉन ह्यूमन एजेंट. कि जनरली हम अगर राजा की बात करें तो एक राजा वो होता है जो एक मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है, और वो ये बोल देता है कि मेरे को डिवाइन राइट है आपके ऊपर राज करने के लिए. जैसे कि हम देखें कि कुल्लू में या रामपुर बशैर में या जौनसार के आसपास के क्षेत्रों में भी ह्यूमन किंगशिप्स थी. लेकिन ये जौनसार एक रीजन ऐसा था. एक्चुअली जौनसार भी एक मतलब मिसनोमर है कि सिर्फ अगर हम जौनसार की बात करें, क्योंकि महासू देवता का जो इन्फ्लुएंस था वो शिमला और उसके आसपास किन्नौर तक जाता था पास्ट में. और जब से शिमला के समर कैपिटल बनने से पहले इनफैक्ट पूरी जो डिस्ट्रिक्ट थी शिमला की, उसका नाम ही डिस्ट्रिक्ट महासू था. तो महासू एक नॉन ह्यूमन एजेंट है. वो एक समाज द्वारा माना गया राजा है और वो एक डिविनिटी भी है, वो एक डेटी भी है. उसकी पूजा भी होती है और लोग उसकी मान्यता रखते हैं. जस्टिस के लिए महासू के पास जाते हैं, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है. और सबसे बड़ी बात है कि
जो राजा है वो राजा है, डेटी है, जी, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो मंदिरों में तो है ही, मंदिर में जाके हम उनको ढूँढ सकते हैं। लेकिन कई बार वो चल के हमारे पास भी आ जाता है, हमारे गाँव जी, में आ जाता है। जी, और अगर हमें कोई दिक्कत हो तो हम लोग जाके उनको बुला लाते हैं। कहीं विवाह होना है, कहीं कोई बड़ा उत्सव होना है, तो देवता की पूरी प्रोसेशन चल के आ जाती है गाँव-गाँव में। और वैसे ही चालदा महासू का तो नाम ही चाल यानी चलने से पड़ा है, तो मुझे लगता है वो तो कई 100 सदियों से चल ही रहे हैं। जी, और एक गाँव से दूसरे गाँव, एक पट्टी से दूसरी पट्टी वो जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम, जो कि जिसने एक पूरे समाज को बाँध के रखा है इतने हज़ारों सालों से। और कई सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लिखा है, जिनको मैंने पढ़ा, वो लिख रहे हैं कि शायद ये सिस्टम वीक पड़ रहा है या कुछ लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी महासु देवता की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है और ये समाज और ही दृढ़ होता जा रहा है और ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है अपनी मान्यताओं में। सर आपने बुक में मेंशन भी करा है और लोग वहाँ के लोग जानते भी हैं, बट फॉर द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम जौनसार, उनके लिए, जौनसार बावर, उनके लिए अगर आप बताना चाहें, जैसे कई उसमें लिखा है आपने कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब चालदा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपने कई जगह जी, अपने और एक बहुत जी। इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो। उस हुँ, इवेंट को अगर आप बाहर वालों की मतलब बाहर वालों को बताना चाहें हम, तो किस तरह जी, बताएं और जी, क्या उसका वो हो सकता है सर? जी। देखिए, जो चालदा महासू एक, जैसे मैंने बताया, नॉन ह्यूमन एजेंट हैं, वो एक मूर्ति हैं, लेकिन वो एक दिव्यता भी है, अपने आप में एक डिविनिटी भी हैं। और लोग उनके पास जाते हैं अपनी दुख तकलीफ़ें लेकर, कभी न्याय के लिए जाते हैं, कभी अगर घर में कोई परेशानी हो तो उसके लिए जाते हैं, या फिर मनमुटाव हो जाए परिवार में उसके लिए जाते हैं। तो जब लोग देवता के पास जाते हैं तो वो देवता उनसे संवाद करता है, उनसे जी, बातचीत करता है। और वो संवाद एक ह्यूमन के होता है, जी, जो कि जिसमें देवता अवतरित हो जाता है, जी, जिसको हम माली बोलते हैं। तो माली में जब देवता अवतरित हो जाते हैं तो वो पूरा समाज उस न्याय को, और जो मालिक की बात है, अ, जिसको वो मानते हैं कि देवता बोल रहे हैं, उन उन चीज़ों को मानते हैं। अ, तो इस पूरे क्षेत्र में जगह-जगह पे ऐसे मंदिर हैं देवता की। और अगर आपके क्षेत्र में देवता का मंदिर हो तो आपके पूरे समाज को संगठित होना पड़ता है। जैसे अगर एक गाँव है, वो चाहता है कि हम देवता को बुलाएँ, तो उन सबको मिलना पड़ता है, आपस में संगठित होना पड़ता है। फिर जाके वो देवता के वज़ीर, जो कि मंत्री होते हैं, एक पूरा सोशल सिस्टम है और पॉलिटिकल सिस्टम भी है। जी, तो वो देवता के वज़ीर के पास एक अर्ज़ी लगाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं। और अगर देवता के माली ने उसको मान लिया, तो एक दिन नियत किया जाता है कि आप इस दिन आएँगे और देवता को अपने गाँव ले जा सकते हैं और इतने समय के लिए ले जा सकते हैं। तो गाँव से सब लोग आते हैं, जितने भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि देवता की पालकी होती है, देवता की पालकी को ले जाना होता है। आपके गाँव के ढोली, दमाऊ बजाने वाले, रणसिंगा बजाने वाले, जी सर, वो सब लोग भी होने चाहिए। देवता का टेंट होता है, क्योंकि देवता हर स्थान पे नहीं अ, सो सकता या रुक सकता, तो टेंट होता है। और बहुत बड़ा उत्सव ये हो जाता है उस गाँव में। मतलब अगर पूरा गाँव इकट्ठा ना हो, एक साथ मिलके काम ना करें, तो देवता शायद उनके गाँव में ना आ सके जी या सर, ना आएँ। जी, तो देवता का आना अपने आप में एक मेले जैसा उत्सव हो जाता है, कि सब लोग मिलके उसके लिए काम करते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई लोगों के रहने का इंतज़ाम कर रहा है, कोई मंदिर की देखभाल कर रहा है। सबकी अपनी-अपनी ड्यूटीज़ बँट जाती हैं। जी सर, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज़्म है जी, बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब देवता आता है तो उस गाँव में
जो घर परिवार के लोग हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, शायद सालों से अपने घर ना आए हों, लेकिन वो भी आते हैं। जी और एक बिल्कुल मेले उत्सव जैसा माहौल हो जाता है, जिससे कि जिससे कि एक यूनिटी पूरे समाज में, एकता एक तरह की आ जाती है। जी सर जी तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एक अच्छा एस्पेक्ट है इस पूरे सोशल सिस्टम का। थैंक यू सर सर आप you have been involved with a group rather than involved you have formed a group called BTDT also in जी जी और BTDT आप BTDT के जो मेंबर्स हैं उनको आप जॉनसन बावर ले जाते रहते हैं फॉर वेरियस जी हाँ विजिट्स जी जी आप वेरियस फेस्टिवल्स भी दिखाने ले जाते हैं जॉनसन बावर को तो सर थोड़ा सा व्यू पॉइंट आपका जो वेरियस फेस्टिवल्स हैं हमारे और जो आपके साथ मेंबर्स जाते हैं BTDT के फ्रॉम देहरादून एंड नियर बाय एरियाज उनके व्यू पॉइंट्स उन फेस्टिवल्स को देख के क्या क्या रहता है सर थोड़ा सा शेयर कर सकें। हाँ, देखिए हम लोग देहरादून में रहते हैं और यहाँ से अगर हम 200-250 किलोमीटर दूसरी डायरेक्शन में जाएं, दिल्ली की तरफ जाएं, तो दिल्ली में क्या हो रहा है हमें उसकी एक एक चीज़ की खबर रहती है। जी सर लेकिन हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में जी अगर हम 100-150 किलोमीटर दूसरी डायरेक्शन में जाएं, जौनसार की तरफ जाएं, तो एक इतना खूबसूरत जगह है, इतने सुंदर स्थान है और एक उतना ही खूबसूरत संस्कृति भी है, उतना ही जी खूबसूरत कल्चर भी है, जो कि हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। जी और जब मैं देहरादून में लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जौनसार के बारे में उनकी अवेयरनेस बहुत ही पुअर है, बहुत ही कम है। शायद हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे अ, उम, जो प्रचार के माध्यम हैं, वो शायद इसको ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। जी अ, तो BTDT के साथ हम लोगों को ले जाते हैं, जैसे कि हम बौगधार में 2-3 साल पहले बिस्सू फेस्टिवल हुआ था। बिस्सू मुझे जी बहुत ही फ़ैसिनेट करता है, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है, जी सर क्योंकि तीरंदाजी का उत्सव है, आर्चरी का फेस्टिवल है। लोग बड़े-बड़े धनुष बाण लेके जाते हैं। उनकी जो पोशाक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो 30-30, 40-40 फुट लंबे मोटी ऊन के पजामे पहनते हैं, लेदर के हेवी बूट्स पहनते हैं। और आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में कोई ऐसा फेस्टिवल आपको दुनिया में कहीं और देखने को मिले, मुझे तो नहीं लगता है। जी मैं तो पूरी जगह-जगह घूमा हूँ और मैंने जी कोई ऐसा साइट नहीं देखा कि जी एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड है, उसमें बिस्सू खेला जा रहा है, महिलाएं गा रही हैं, वो रंग-बिरंगी पोशाकें पहने। जी तो मुझे क्योंकि खुद को मुझे बहुत पसंद आता है वो फेस्टिवल, इसलिए जब भी बिस्सू कहीं लगता है और आसपास में ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, तो मैं लोगों को कहता हूँ अगर आपको चलना है तो हमारे साथ चलिए। और थोड़ा उनको हम समझाते भी हैं कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है और क्यों ये फेस्टिवल किया जाता है। जी सर और तो ऐसे ही जो अ, देवता की जो पालकी है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट होता है। और और वहाँ पे भी हम लोगों को लेके जाते हैं। तो ये जितने फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं जौनसार के, अ, लोग उसको बहुत ही पसंद करते हैं और वो ये मानते हैं कि हमने ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं है। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस हमको मिला। और बहुत सारे लोग फिर उस संस्कृति से जुड़ जाते हैं। जी सर उसके बाद वो उसको फॉलो करने लगते हैं, उसको जानने लगते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो जी मुझे लगता है कि पहली बार लोगों को सही तरह से इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जी सर और मुझे लगता है किताब पढ़ के भी काफ़ी लोगों को इसमें जी इंटरेस्ट आया होगा या जी आएगा। जी और वो लोग भी इस क्षेत्र में काफ़ी भ्रमण करेंगे। धन्यवाद सर इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है अभी तक और मेरे को लास्ट ईयर जब आप लोग शायद बिस्सू में ले गए थे तो मैं मिस कर गया था उस समय जाना बट अच्छा। उसके बाद लोगों का जो व्यू पॉइंट देखा था मैंने उसका ग्रुप में शेयर वेयर करा था लोगों ने जी। लोग काफी खुश हुए थे इन द वे यू हैव ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल। सर इसी को चीज को आगे बढ़ाते हुए
ऐतिहासिक परिदृश्य से अगर देखा जाए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर जॉन सार बावर को देखा जाए, कितना इंपॉर्टेंट है फॉर समवन हु विश टू सी वेरियस हिस्टोरिकल साइट्स, तो जॉन सार बावर उस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा लाइट उस पर डाल सकते जी, ऐतिहासिक रूप से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा ये मानना है और मेरा शोध भी एक तरह से इस चीज़ के बारे में कहता है कि जो साउथ एशिया में जो किंगशिप डेवलप हुई, कि जो राजशाही का एक सिस्टम डेवलप हुआ, कि एक ह्यूमन बीइंग है जो राजा बन जाता है और अपने आप को डिवाइन राइट क्लेम करता है कि मेरे पास डिवाइन राइट है, भगवान मेरे मेरे थ्रू बोलता है। उससे पुराना, उससे पौराणिक जो राजशाही का स्वरूप है, वो हमें जौनसार में देखने को मिलता है। तो मतलब बहुत ही, एक तो सोशल सिस्टम अपने आप में बहुत ही पौराणिक है और ऑथेंटिक है, जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ओवर द सेंचुरीज नहीं आया, हैं। जी क्योंकि कई कारणों से, क्योंकि जोग्राफिकली हम थोड़ा अलग थे, और जो दूसरे राजा महाराजा थे आसपास के, उन्होंने भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करी, इसमें ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि महासु अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी। जी तो आसपास के जो राजा भी थे, उन्होंने भी, वो भी महासु देवता के साथ अलायंस करते थे, लेकिन कभी भी यहाँ के सोशल सिस्टम में उन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी। तो उसके साथ साथ जो आर्किटेक्चर है, जो यहाँ की जो लकड़ी का जो हम देखते हैं कि देवदार की लकड़ी से बनाए गए मकान और जी मंदिर, और यहाँ की आइकॉनोग्राफी, यहाँ की जो मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ हैं, लकड़ी पे जो काम होता है, वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही यूनिक है। बहुत सारी पौराणिक साइट्स भी हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम कालसी में देखें तो अशोका शिलालेख है, जी सर। या उससे आगे अगर हम जाएं, या कालसी में जगत ग्राम भी है, जी जो कि अपने आप में बहुत ही पुरानी और सुंदर साइट है, लेकिन बहुत लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। जी अ, और साथ साथ जैसे हनुमल महासु देवता का मंदिर है, अ, वो भी अपने आप में एक हिस्टोरिक साइट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट है। जैसे वहाँ भीम के कंचे अगर आप देखें, या जी और भी जो एलिमेंट्स हैं पूरे उस स्थान को जो बनाते हैं, जैसे कि वो राम पांड है जहाँ पे खाना बनता है, या जो बाहर जो स्टोन एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो वो सब अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। और ऐसी कई साइट्स, ऐसी जी कई साइट्स आप देख सकते हैं अक्रॉस, जैसे वैराट खाई है, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग साइट है। अ, और उस पार चले जाएं हिमाचल की तरफ, तो हम ये भी पाते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जो क्राफ्ट थी, या जो आर्टिस्टिक वेल्थ थी, वो अभी भी काफ़ी बची हुई है। जी कि जैसे वुलन वीविंग जी या सर। वुड क्राफ्ट, तो ये सारी चीज़ें अभी जीवंत हैं। आप देख सकते हैं कि गांव में मकान बन रहे हैं तो वैसे ही बन रहे हैं, जी उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा एज़ कम्पेयर टू गढ़वाल कुमाऊं में। आप देखें तो वहाँ पे सारे जो पुराने मकानों को बदल बदल के कंक्रीट किया जा रहा है। वहाँ अभी भी ये वास्तुकला जौनसार में काफ़ी सुरक्षित है, और उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल एक कल्चर है, हिस्टोरिकल कल्चर है, जो अभी अ, बचा हुआ है, जी काफ़ी सर। कुछ प्रोटेक्टेड है, और बहुत आवश्यकता है कि हम सब लोग मिलकर प्रयास करें कि ये प्रोटेक्टेड रहे। धन्यवाद सर। सर, अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो भी शेयर करा था, शायद नेटफ्लिक्स के लिए कोई म्यूजिक जी वो वीडियो बना था जी हाँ जिसमें जी अतर शाह जी का आपने जी हाँ। मैंने वो शेयर करा और लोगों में काफी पसंद करा उस वीडियो को। अच्छा। तो सर, म्यूजिक और उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जॉन साहब और कितना इम्पोर्टेंट रखता है, यहाँ के वाद्य यंत्र काफी, मतलब लोगों को वो कर सकते हैं, अचंभित कर सकते हैं, जो कई सारे टाइप के हैं। और ये और आपने जो ये काम कर रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं। हाँ,
जौनसार का जो संगीत है वो भी अपने आप में बहुत अलग है, बहुत जी सर। यूनिक है। जी जो जैसे यहाँ जो हारुल गाई जी जाती हैं या पंडवान गाया जाता है, उसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक में भी थोड़ा जी बहुत लिखा जी और कई बाजगियों से बात भी करी। जी हाँ, तो जो यहाँ के फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जी जैसे आपने कहा कि जैसे ढोल, दमाऊँ, भंकोरा, रणसिंगा, ये तो पूरे हिमालय क्षेत्र में काफ़ी व्यापक हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अब थोड़े लुप्त तो गए। अ, जैसे कि तार शहनाई एक इंस्ट्रूमेंट होता था, तो शहनाई की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट था। अब मेरे बहुत समय से ढूँढ रहा हूँ, लेकिन कोई उसका अच्छा बजाने वाला नहीं मिल पा रहा है। और हुड़का भी यहाँ के अलग स्टाइल का था, तो हुड़का बजाने वाले भी कम हैं। तो जब हम नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे पहाड़ी संगीत की बात करते हैं, तो जनरली उस संगीत को फ्लूट से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है जी कि सर। बांसुरी बज गई तो चलो भी पहाड़ी संगीत हो गया। जी लेकिन असली जो स्पिरिट है पहाड़ी संगीत की वो ढोल दमाऊँ है। जी सर। और इसके साथ साथ जो लिटरेचर है इसका, जो जैसे हारुल है या पंडवान है या इस तरह के जो गीत हैं, इनको बचा के रखना बहुत आवश्यक है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसा हमारे पास खजाना है संगीत का जो बिना किसी उसके लुप्त हो जाएगा अगर हमने उसका संरक्षण नहीं किया। जी तो सरकार इस क्षेत्र में प्रयास नहीं कर पा रही, लेकिन जौनसार के लोगों को प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि जो पुराने पुराने हमारे बाजगी हैं, 80 जी साल सर। पुराने, जो ओल्ड होते जा रहे हैं, जी जैसे मदन दास जी थे, वो बीमार हुए, उनकी मेमोरी लॉस हो गया, तो बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि वो अगली जनरेशन तो शायद इसको उनकी उतना सब कुछ आत्मसात नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखना और लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। तो संगीत में अपार संभावनाएं हैं। हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश करी थी कि जब ये नेटफ्लिक्स सीरीज बन रही थी, जी तो सर। सीरीज का नाम था सतरंगी। जी तो एक इसका का सीरीज टेलीकास्ट भी हुआ। जी अ, और उसके बाद वो लोग फिर पहाड़ की तरफ आए कि अब हमें पहाड़ का संगीत डॉक्यूमेंट करना है। तो फिर मैंने कोशिश करी कि हम लोग गढ़वाली कुमाऊनी कलाकारों से तो बात करें ही, जी लेकिन जौनसार में भी जाके कई कलाकारों से बातचीत करी जी और वो रिकॉर्डिंग्स अब धीरे धीरे करके ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, एडिट करेंगे, जी सर। तो एक एक करके रिलीज़ होगी। और मुझे लगता है कि उससे भी जौनसार को काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन मिलेगा। धन्यवाद सर। सर जब मैं ये शोध कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से और उन शोध से लोगों से बात करके एक हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया हमारा, अनऑफिशियल जी। ग्रुप टाइप का। हमने एक चीज सोची है, जॉनसार पावर को भारत के संविधान ने 24 जून 1967 को मान्यता दी थी, एक जनजाति शेड्यूल जी। ट्राइब की। तो उस दिन को हम एक जॉनसार पावर दिवस मनाने की प्लान कर रहे हैं कि उस दिन, ताकि हम उसको एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम बना के लोगों के सामने पेश कर सके, जहाँ पे जॉनसार का फूड, जॉनसार का म्यूजिक, जॉनसार के कल्चर को हम लोगों के सामने ला सकें। सर, जी। इस बारे में थोड़ा सा आप अगर गाइड कर सके, क्योंकि और बीटीडीटी उसमें कुछ गाइड कर सके ऐसा कि हम इस प्रोग्राम को किस तरह आगे ले जाएं, किस तरह ऐसा कुछ करें कि वहाँ के लोकल लोगों का इस चीज इससे फायदा हो सके। हाँ, हाँ, मतलब ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि जी आप सर। एक ग्रुप बना के और इसको 1 हफ्ते का पूरा प्रोग्राम करें। जी लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ का खान-पान है, यहाँ का संस्कृति है, यहाँ का जी जो पौराणिक स्थान है, उनके जी बारे में तो हमें लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बताना चाहिए। हमें जी मतलब लोगों का ज्ञान बढ़ाना चाहिए। पहले तो लोगों को उसके उस जगह के बारे में अवेयर करना चाहिए जी सर। कि और थोड़ी-सी इन डेप्थ नॉलेज देनी चाहिए। ठीक है सर। मतलब सिर्फ़ ये हम ना कहें कि देखो ये हमारा खाना है, खाओ। जी 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 या ये हमारे संगीत है, आओ आप भी नाचो। जी क्योंकि बिल्कुल। जो टूरिज़्म है ये एक बहुत ही डबल एज्ड स्वॉर्ड है।
जी मतलब इसकी 2 तलवारें हैं, 2 बिल्कुल धार वाली तलवार है। जी 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 और बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं वो जो हमारी क्षेत्र है, उसकी संस्कृति की शुद्धता है, हमारा जो पर्यावरण है, उस पे विपरीत असर भी डालते हैं। जी सर वो हमें कोशिश करनी है कि हम लोगों को पहले एजुकेट करें, ठीक सर तभी अपने क्षेत्र में उनको आने का निमंत्रण दें। और जी सर कोशिश हमेशा यही करें कि सही तरह का टूरिस्ट ही हमारे यहाँ आए। बिल्कुल सर बिल्कुल भूटान ने काफ़ी कुछ ये मतलब भूटान से सीखने की आवश्यकता है जी कि वो लोग पहले ही स्क्रीन करते हैं टूरिस्ट जी को जी और तभी टूरिस्ट को आने देते हैं। जी जो कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हम्म, हमारे देश में कोई भी कहीं भी चला जाता है, गंगा में जाके बियर पी लेता है जी या पहाड़ में आके कचरा फेंक देता है। बिल्कुल सर तो उस चीज़ का बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए। उस जी चीज़ सर को बहुत ही केयरफुली हमें सोचना चाहिए जी कि हम अगर एक इवेंट प्लान कर रहे हैं हर जी साल सर के लिए, जी तो उसको बहुत थिंक थ्रू करना चाहिए कि हर एक्टिविटी को जो हम करेंगे, जी सर उससे लोगों पे क्या असर पड़ेगा जी और वो किस तरह से हमारे ब्रांड को इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल सर तो उसमें काफ़ी सोच विचार करके उस पूरी इवेंट को प्लान करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर सर और हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप भी इस मतलब ग्रुप को हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अगर रहें बिल्कुल, बिल्कुल, मुंबई मेरा में पूरा सहयोग है, मैं आपसे ठीक जुड़ूँगा और बिल्कुल सर बीटीडीटी भी जुड़ेगा इस बिल्कुल पूरे सर एफर्ट के साथ। ठीक सर सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए आपका बहुत अमूल्य समय है और लोग भी मिलने आ रहे होंगे आपसे मैं फिर अपनी अगर कुछ और सवाल होंगे तो फिर सवालों से वापस आऊंगा सर ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल। बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद मच। मोस्ट वेलकम सर बहुत-बहुत धन्यवाद।